सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अर्थात भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उस पुस्तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें भारतीय विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है कि भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, भारत की विदेश नीति के कौन कौन से तत्व हैं इनका वर्णन कीजिए। यानी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? दरअसल सितंबर 1946 में जब ब्रिटिश सरकार थी, उसी समय नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कि जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक अंतरिम सरकार कार्य करेगी। तो उस समय पंडित नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में शामिल नहीं होगा। संसार के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद, प्रजातिवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेगा और विश्व शांति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया था। और यदि हम स्वतंत्र भारत की नीतियों का अगर विश्लेषण करें तो भारतीय विदेश नीति की हमें निम्न विशेषताएं नजर आती हैं, जिनमें सबसे पहली है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति या असंलग्नता की नीति जिसे हम कहते हैं, ये भारतीय विदेश नीति का सबसे प्रमुख तत्व है, सबसे सार तत्व है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या था? दरअसल शीत युद्ध के बाद में दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो बड़ी महाशक्ति बनकर उभरे थे और ये विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के इच्छुक थे। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था और संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। ये दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी और विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था। उस समय भारत सरकार के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करने का विचार रखा गया और दुनिया, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों से आह्वान किया गया कि वो दोनों गुटों में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाएं, ताकि वो स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकें। शीत युद्ध उस समय दोनों महाशक्तियों में हो रहा था और उस समय गुटबंदी में शामिल होना भारत के हित में नहीं था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के कुछ कारण थे। जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहता था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो भारत दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का इच्छुक था। अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट से सहायता नहीं मिलती। तीसरा, भारत जो है अपनी संप्रभुता को बरकरार रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके निर्णय, अगर वो किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसके निर्णय महाशक्तियों के द्वारा ही लिए जाते। तो भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता था। चौथा जो कारण था कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी उसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि भारत के उत्तर में सोवियत संघ और चीन साम्यवादी देश थे और दक्षिण में हिंद महासागर के अंदर पश्चिमी देशों का, पूंजीवादी देशों का दबदबा था। तो किसी भी एक गुट में शामिल होने का मतलब होता दूसरे गुट के आक्रमण का भय। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी भारत ने निर्णय लिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया गया। अब गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो 1947 से 1950 के वर्षों में हम पश्चिमी गुटों की ओर थोड़ा सा झुकाव हमारा रहा। यद्यपि हम गुट निरपेक्ष थे, एशियाई देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में 1947 में हमने आयोजित किया था, लेकिन गुट निरपेक्ष होते हुए भी हमारी गुट निरपेक्षता का झुकाव 1947 से 1950 तक पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ था। उसके पीछे कारण ये था कि हमारा जो 50% बिजनेस है वो पश्चिमी देशों के साथ था और हमारी सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक सहायता के लिए हम पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। 1950 से लेकर 1962 के जो वर्ष थे, 1957 के जो वर्ष थे, 1950 से 1957 तक के वर्षों में जब हमारा रुझान, हमारी गुट निरपेक्षता का कुछ रुझान सोवियत संघ की तरफ था। दरअसल 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। स्टालिन जो था उन्होंने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपना रखा था। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे हुए और संबंधों के परिणाम स्वरूप ही हमने क्या किया कि जब स्वेज नहर का संकट उत्पन्न हुआ 1956 में, तो हमने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के जो है मिस्र पर आक्रमण की हमने निंदा की। 1957 से 62 के वर्षों में हमारी गुट निरपेक्षता और विदेश नीति का रुझान थोड़ा पश्चिमी गुटों की तरफ पुनः झुक गया, क्योंकि साम्यवादी चीन ने जब 1962 में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा जो है भारत को
सहायता दी गई थी। 1962 से अगर हम बात करें 1977 तक, तो उन वर्षों में हमारा पुनः सोवियत संघ की तरफ रुझान हो गया और अगस्त 1971 में सोवियत संघ के तहत तो हमने 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की। तब दुनिया भर में आलोचना की कि भारत गुटनिरपेक्षता का दावा करता है लेकिन सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि कर चुका है। दरअसल हम सोवियत संघ के साथ किसी सैनिक गठबंधन में नहीं बंधे थे, बल्कि वह संधि संकट काल में मित्र उत्पन्न करती थी। 1977 से 1980 तक जो मोरारजी देसाई की सरकार रही, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा, ये कथन कई बार पूछा भी गया है कि भारत को गुटनिरपेक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि गुटनिरपेक्ष दिखना भी चाहिए। उस समय मोरारजी देसाई ने सच्ची गुटनिरपेक्षता का नारा दिया कि इंदिरा गांधी के दौर में गुटनिरपेक्षता की नीति सोवियत संघ की तरफ झुक गई थी, लेकिन अब हम सच्ची गुटनिरपेक्षता का अवलंबन करेंगे और दोनों गुटों से बराबर संबंध रखेंगे। तो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति हमेशा सही रही है, लेकिन कई बार हमने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र किसी गुट विशेष से संबंध अच्छे बनाए हैं। यद्यपि हम किसी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुए, किसी द्विपक्षीय सैनिक गुट में शामिल नहीं हुए। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति जो है उसका सार तत्व है। दूसरा है शांति की विदेश नीति। भारत हमेशा से ही विश्व शांति और सुरक्षा का समर्थक रहा है। हमारे द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का ये था कि हम विश्व में शांति और सुरक्षा चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि दोनों महाशक्तियों के मध्य कोई तीसरा विश्व युद्ध हो और दुनिया की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़े। 1956 में जो सुएज नहर संकट उत्पन्न हुआ तो भारत की आर्थिक योजनाएं प्रभावित हुई। 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो उस समय शांतिवादी नीति घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारी नीति ये होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति इससे बचाने की होनी चाहिए। यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हों। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए, भारत उन विवादों को शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय या विवाचन के द्वारा सुलझाने पर बल देता है। भारत पाकिस्तान दोनों शत्रु राष्ट्र थे, लेकिन भारत ने सिंधु नदी का जो समझौता किया 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से, उसका पालन भारत आज तक करता रहा है। 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो भारत ने त्रिसदस्यीय ट्रिब्यूनल स्थापित करना स्वीकार कर लिया। 1966 में ताशकंद समझौते में भी भारत ने पाकिस्तान को वो क्षेत्र लौटा दिए जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 1971 के युद्ध बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना दर्शाते हुए उसके 90,000 से अधिक युद्धबंदियों को लौटा दिया और उन 145 युद्धबंदियों को भी लौटा दिया जिन पर बांग्लादेश अमानुषिक हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था। इसके अलावा राष्ट्रीय हित के नाम के बलिदान के बावजूद 1970 में हमने फरक्का जल समझौता किया और बांग्लादेश को गंगा का अधिक पानी देना स्वीकार किया। यानी हम विवादों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, युद्ध के द्वारा समाधान नहीं चाहते। श्रीलंका में रहने वाले जो भारतीय थे उनके हितों की रक्षार्थ हमने 1954, 1964 और 1974 में समझौते किए। 1987 में राजीव जयवर्धने समझौते के तहत हमने शांति सेना श्रीलंका में भेजी। 1996 में गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश के सामने ऐतिहासिक संधि पर समझौते किए और बांग्लादेश को अधिक पानी देना स्वीकार किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम विश्व शांति के समर्थक हैं और हमेशा हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते रहे हैं। 1963 में जब आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि हुई तो भारत पहला देश था जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 1968 में हमने NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि इस संधि के माध्यम से महाशक्तियाँ परमाणु एकाधिकार स्थापित बनाए रखना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि खुद के ऊपर तो उनके पास परमाणु शक्ति बनी रहे और कोई दूसरे राष्ट्र परमाणु शक्ति हासिल नहीं कर पाए, यानी वो निशस्त्रीकरण नहीं करना चाहती थी, जबकि भारत विश्व भर में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक है। भारत नहीं चाहता कि कोई भी महाशक्ति खुद के पास परमाणु हथियार रखे, लेकिन महाशक्तियाँ खुद परमाणु हथियार रखना चाहती थी और ये चाहती थी कि दूसरे देश परमाणु हथियार नहीं बनाए। 1996 में इसीलिए भारत ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि CTBT संधि को विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण से नहीं जोड़ा गया था और इससे भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे थे। CTBT और NPT संधि परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं करती, इसीलिए भारत ने जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन में संधि पर वीटो कर दिया। तीसरा हमारी जो नीति रही है वो है मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। हम मित्रतापूर्ण संबंध दुनिया भर के राष्ट्रों से रखना चाहते हैं। हम सहअस्तित्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं।
हम ये भी जानते हैं कि अगर परमाणु अस्त्र मौजूद रहे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन हम पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण चाहते हैं, विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण चाहते हैं। हमारी शांति और मित्रता की संधियाँ रही हैं, जैसे भारत नेपाल संधि, भारत इराक मैत्री संधि, भारत जापान शांति संधि, भारत मिस्र शांति संधि, भारत सोवियत मैत्री शांति संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री शांति संधि। ये सब संधियाँ हमने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शांति के लिए की हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रह के जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वश चलते, हम दूसरे राष्ट्रों के साथ लड़ाई नहीं चाहते। विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध बनाने की नीति हमारी रही है। जब जब अवसर आया हमने परस्पर विरोधी गुटों के मध्य मध्यस्थता का कार्य किया है। दोनों गुटों के मध्य विवाद को कम करने के लिए हमने प्रयास किए हैं। जैसे 1953 में उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य जब संघर्ष चल रहा था, हमने मध्यस्थता की। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के अंदर जिनेवा समझौते के अंतर्गत हमने अपनी शांति सेनाएं भेजी और मध्यस्थता का प्रस्ताव हमने रखा। कांगो समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विरोधी गुटों के मध्य हमने सदैव सेतुबंध बनाने की नीति का अनुसरण किया है। इसके अलावा हमने साधनों की पवित्रता की नीति पर बल दिया है। हमारी ये विदेश नीति पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी जी कहते थे न केवल साध्य अर्थात लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। सत्य और अहिंसा के साधनों को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका है, फिर भी भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से हो, हिंसात्मक साधनों से नहीं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा गया है। यदि साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं होता तो 1965 के ताशकंद समझौते और 1972 के शिमला समझौते में हमने युद्धबंदी और पाकिस्तान की जीती हुई जमीन नहीं लौटाई होती। भारत ने न केवल युद्धबंदी लौटाए बल्कि जीती हुई जमीन भी लौटा दी। भारत का मानना है कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में ही करेंगे। साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। हमने पंचशील की नीति पर बल दिया है। पंचशील जो है बौद्ध धर्म के शांति की सिद्धांत है। पंचशील से अभिप्राय है आचरण के 5 सिद्धांत। जैसे बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार पंचशील के सिद्धांत एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके आचरण के संबंध में निश्चित किए गए हैं। पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और वो सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना होगी। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंधों का संचालन होगा और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत कहलाते हैं। अब ये जीके में भी कई बार पूछा गया है कि पंचशील के इन 5 सिद्धांतों का सबसे पहले प्रतिपादन कब हुआ था। तो बच्चों आपको याद रखना है 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य एक समझौता किया गया था और उस पंचशील समझौते में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाइन ने जो है हस्ताक्षर किए थे कोलंबो के अंदर 28 जून 1954 को। और उस 28 जून 1954 को कोलंबो में जो चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उसे पंचशील समझौता कहा जाता है। अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन पंचशील सिद्धांतों को विस्तृत रूप दिया गया और विश्व के ज़्यादातर राष्ट्रों ने इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। 14 दिसंबर 1959 को 82 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो पंचशील को वैश्विक मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1959 में प्राप्त हो गई। तो भारत इन पंचशील के सिद्धांतों में यकीन रखता है। यद्यपि पंचशील के सिद्धांत बहुत उच्च थे, बड़े श्रेष्ठ थे, आदर्शवादी थे, लेकिन वो अव्यवहारिक साबित हुए क्योंकि हमने पंचशील का जो समझौता चीन के साथ किया था उसी चीन ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा। हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, बावजूद इसके 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। तो भारत की पंचशील की जो नीति थी वो एक अव्यवहारिक साबित हुई, सही साबित नहीं हुई। दरअसल पंचशील का जो सिद्धांत है वो 1928 के केलॉग ब्रिया पैक्ट के समान था, जिसमें संसार के ज़्यादातर राज्यों ने युद्ध को त्याग करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने उस वचन का पालन नहीं किया। उसी प्रकार
चीन ने जो है पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन चीन ने स्वयं इस समझौते का पालन नहीं किया और 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। पंचशील एक भ्रांति और भारतीय कूटनीति की एक महान पराजय साबित हुआ। पंचशील समझौते को इसलिए भी भारत के ऊपर एक बड़ा दाग बताते हैं कि पंचशील समझौते के द्वारा भारत ने तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लिया। पंचशील की मौन निद्रा में सोया हुआ भारत जब चीन ने आक्रमण किया तो 1962 में जाग उठा और उसने पाया कि पंचशील वास्तविकता नहीं बल्कि भ्रांति थी, भारत की सफलता नहीं बल्कि कूटनीतिक भूल थी। और आचार्य कृपलानी ने कहा भी था कि यह पंचशील का सिद्धांत पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योंकि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से संबंध एक प्राचीन राष्ट्र तिब्बत के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के लिए प्रचारित किया गया था। हम साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करते रहे हैं, हमेशा हमने नस्लवाद का विरोध किया है। इंडोनेशिया पर जब हॉलैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो हमने उसका विरोध किया। हमने एशियाई देशों को संगठित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को पेश किया। 1956 में जब मिस्र पर इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल ने आक्रमण कर दिया और वे सुएज नहर को हड़पना चाहते थे तो भारत ने इस साम्राज्यवाद का विरोध किया। इसके अलावा लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, इन देशों के स्वतंत्रता संग्रामों का हमने समर्थन किया। पश्चिमी एशिया में भारत ने पश्चिमी देशों के डॉलर साम्राज्यवाद का सदैव विरोध किया है और हमने अरब इजराइल संघर्ष में अरब राष्ट्रों का समर्थन किया है। हम फिलिस्तीनी जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। भारत सैनिक गुटों, चाहे वो नाटो हो, सीटो हो, वार्सो पैक्ट हो, इन सब का सदैव विरोधी रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए सैनिक गठबंधन घातक है। बांग्लादेश के लिए तो भारत की भूमिका एक मुक्तिदाता के रूप में रही है और पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हुए बांग्लादेश नामक एक राष्ट्र हमने बनवाया है। हम न केवल उपनिवेशवाद के विरोधी हैं बल्कि हम प्रजातिवाद और नस्ल भेद के विरोधी हैं। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में गोरे काले का जो भेद था वो चरम सीमा पर था। भारत ने इसका सदैव विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर इस प्रश्न को उठाया। हमारी जो नीति रही है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक सदस्य है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और चार्टर के अनुरूप ही हमेशा कार्य किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं किया है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग दिया है। कोरिया और हिंद चीन के प्रश्न पर हमने मध्यस्थता कर की। कांगो के अंदर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर सेनाएं भेजी और 1968 में अंकटाड का द्वितीय सम्मेलन बुलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भारत ने अपनी निष्ठा व्यक्त की। अनेक लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में अनेक सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की सभापति रही। डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के अंदर सर्वोच्च पद पर रह चुके। अनेक व्यक्ति भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह भंडारी, ये सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे हैं। हमारे सतीश नाम्बियार लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में यूगोस्लोविया में हमने जो ऑपरेशन किया उसकी पूरे विश्व भर में जो है प्रशंसा हुई। आज विश्व के अनेक देशों में भारत की शांति सेनाएं तैनात हैं और भारत शांति सेनाओं में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला, सबसे ज़्यादा सैनिक योगदान देने वाला देश है। तो हमने हमेशा, चाहे वो रवांडा हो, हैती हो, कांगो हो, उन सभी अभियानों में, चाहे दक्षिणी सूडान हो, हमने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। पंडित नेहरू ने भी कहा भी था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया और ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में अब सुधार किया जाए। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में एक अहम भूमिका रही है। भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तेजी से बढ़ती हुई महाशक्ति है। तो भारत को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिमूलक बनाने की आवश्यकता है। निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास की आवश्यकता है। आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो ये सब आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में किए थे। तो भारत की विदेश नीति की मोटी मोटी ये विशेषता रही, गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, शांति और मित्रता की जो हमारी जो नीति रही है वो हमेशा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया है। इसके अलावा उपनिवेशवाद और प्रजातिवाद के हम सदैव विरोधी रहे हैं और विश्व भर में हमने एक तरफा छूटें अपने पड़ोसियों को दी हैं। भारत ने काफ़ी त्याग विश्व शांति और सुरक्षा के लिए
किया है। पंचशील के सिद्धांतों में हमारा विश्वास रहा है। ये भारतीय विदेश नीति की मोटी मोटी विशेषताएं हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं लिखी, आप इस प्रश्न को याद करेंगे। और कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज के यूट्यूब बॉक्स में लिख सकते हैं समस्या, या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।